नमस्कार, स्वागत है आपका। मेरा नाम है ऋषि कुमार और आज हम अपनी कहानी में एक नया एपिसोड लेके आए हैं जिसमें जनपद अमेठी के एक छोटे से गांव में रहने वाले और सरकारी स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के बाद में भारतीय सेना में यानी वायुसेना में जाके जिन्होंने अफसर बने और उन्होंने यहाँ का अमेठी का चूँकि नाम रोशन करा है, तो वो ये शुरुआत कहाँ से हुई, उनकी जीवन की जो जर्नी है वो पूरी जर्नी आज हम डिस्कस करने के लिए बैठे हैं। हमारे साथ हैं अजय कुमार जी, जो विंग कमांडर से रिटायर्ड हुए हैं वायुसेना से। तो सर बताइए परिचय अपना, शुरुआत कहाँ से हुई? हमारी शुरुआत इसी गांव से हुई। गांव का नाम? गांव शाहमऊ से हुई है जी जी, जो कि तहसील तिलोई में है। और इसी गांव में एक छोटा सा पहले प्राइमरी स्कूल था। जी जी, अभी है वो? अभी भी है वो, लेकिन उसकी स्थिति पहले से जैसी नहीं रही। क्योंकि हमको याद है हमारे टाइम में जब हम पढ़ते थे तो प्राइमरी स्कूल में 5 टीचर रहते थे। जी जी, उसमें एक अध्यापक 4 टीचर रहते थे वहाँ से। और उन दिनों सबसे मज़ेदार बात ये थी कि उन दिनों प्राइमरी स्कूल में भी बोर्ड का एग्ज़ाम होता था, कक्षा 5 का जी। और बेसिक शिक्षा अधिकारी रायबरेली से आके 2 दिन हमारे स्कूल में रहते थे और हम लोगों को भी स्कूल में बंद रहना पड़ता था। अच्छा। हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद और रिजल्ट आउट होने के बाद ही हम सबको स्कूल से बाहर निकाला जाता था। तो आपको 24 मतलब 48 घंटे जो है? 48 घंटे हम लोग स्कूल के अंदर ही रहते। वहाँ सब इंतजाम था, खाने पीने रहने वहने सब कुछ था। एग्ज़ाम दो और बेसिक शिक्षा अधिकारी बैठ के सब जचवाते थे कापी। और दूसरे दिन शाम होने से पहले वो सबका रिजल्ट दे के फिर वो चले जाते थे, फिर हम अपने अपने घर चले जाते थे जी। और बड़े आश्चर्य की बात है, इवन 5वीं क्लास में भी उन दिनों सिर्फ 6 ही लोग पास हुए थे आउट ऑफ सम 40 के आसपास जी। अब हम आज देखते हैं कि लगभग 80-90% लोग पास हो रहे हैं हर जगह पे। ठीक है, तो अब सिस्टम का क्या है वो तो उस बारे में हम नहीं डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम यहीं पे एक 8वीं का स्कूल था, वो अष्टभुजा विद्यालय, अब वो इंटरमीडिएट कॉलेज में बन गया है। उन दिनों उसमें छप्पर हुआ करता था, हम लोग छप्पर के नीचे पढ़ते थे। और हमारे मास्टर वर्मा साहब जो थे वो बहुत ही डेडिकेटेड थे। करीब 2 किलोमीटर दूर उनका गांव था। तो सवेरे 4 बजे उठ के वो अपने खेत में पानी लगाते थे और उसी नंगे पाँव से स्कूल चले जाते थे पढ़ाने के लिए। और फिर हम लोग पानी भर के रखते थे बाल्टी में, पाँव धो के फिर वो पढ़ाते थे। बहुत डेडिकेटेड मास्टर जी थे जी। 8वीं क्लास में जब हम पढ़ाई किए तो हमारा एक महीने के लिए, फरवरी के पूरे महीने के लिए हमको स्कूल में बुलाया गया शाम को। अच्छा। कि रात में आपका पढ़ाई होगा, क्योंकि 8वीं का भी बोर्ड का एग्जाम था। तो वही डर था जो 5वीं में था, 8वीं में वही हालत थी कि कौन पास होगा कौन फेल होगा। तो ईमानदारी से हम सारे लोग, एक कमरा पक्का था, बाकी सब वो छप्पर वाले थे, तो पक्के वाले कमरे में उस सर्दी में हम अपने घर से दरी चद्दर ले जाके और साथ में लालटेन लेके जाते थे। और वहाँ करीब 7 बजे से 10 बजे तक पढ़ाई होती थी, रिवीजन होता था। तब लाइट नहीं थी? लाइट वाइट तब कुछ नहीं था। लाइट तो अभी आई है। लाइट तो बहुत दिनों बाद आई है, 84 के बाद आई है। बहुत दिनों बाद। तो वर्मा जी और एक और अध्यापक थे, वो दोनों रात में 3-4 घंटे पढ़ाते थे। फिर हम लोग सो जाते थे और सवेरे 6 बजे सबको जगा के भगाते थे, जाओ अपने घर और भाग के जाओ, अपना नहा धो के खाना नाश्ता वास्ता करके फिर वापस आओ। तो 1 महीने तक हम लोगों की ड्रामाबाजी चलती थी और बड़े भगदड़ रहती थी। अच्छा अच्छा, जैसे आजकल समर कैंप चल रहे हैं। जैसे आजकल समर कैंप तो उसी टाइप का कुछ चल रहा था स्थिति थी वहाँ पे उन दिनों में। बट हमें सबसे बड़ी आश्चर्य ये थी कि हमारे टीचर इतने डेडिकेटेड थे और उनको तनख्वाह बिल्कुल जीरो थी, कुछ नहीं था। मेरे ख्याल 35-40 रुपए के आसपास रही होगी जी, हो सकता कम भी रही, मुझे अब याद नहीं है। लेकिन फिर भी उनका डेडिकेशन बहुत हाईएस्ट स्टैंडर्ड का था। अच्छा। हमारे जो प्रिंसिपल थे रामराज सिंह, वो बहुत सालों तक इसी स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे और वो भी बहुत डेडिकेटेड थे। काफ़ी दूर से, मेरे ख्याल 15-20 किलोमीटर से साइकिल चला के आते थे। 20 किलोमीटर से डेली आके आते थे और पढ़ाते थे। भाई मारते बहुत थे वो, लेकिन उनकी मार से ये हुआ कि बच्चे जो है बिल्कुल सही रास्ते थे और सुधर जाते थे। बट एनीवे चलो, वो भी जिंदगी थी। 8वीं का बोर्ड हुआ। 8वीं की बोर्ड में हमें खबर मिली गांव में कि सब फेल हो गए। तो मैं गया ही नहीं चेक करने के लिए। अच्छा। मेरा एक बहुत ही करीबी दोस्त था, बोला नहीं यार चल
तुम्हारा तो हो सकता है तुम पास हो गए हो, बाकी का तो नहीं कह सकते जी। उसके बहुत कहने पर साइकिल पे बैठ के 6 किलोमीटर दूर जायस कस्बा है और रेलवे स्टेशन के पास एक आदमी एक अखबार लेके बैठता था। तो 8वीं का रिजल्ट उसमें पेपर में आता था। अच्छा। हाँ, तो बैठता था तो वो क्या है सिर्फ नंबर दिखाने के लिए 1 रुपए लेता था। अच्छा। जबकि उन दिनों अखबार की कीमत 50 पैसे थी। हाँ सही है। तो वो दिन उसकी कमाई का बढ़िया दिन होता था। तो हम जब गए तो हमने देखा मेरा नाम है नहीं। खुदा न खास्ता उसने सुन लिया तो बोला भैया अगला पेज देखो उसमें भी रिजल्ट है। तो अगले पेज जैसे हमने पलटा देखा मेरा नंबर आ गया। अच्छा, रोल नंबर था। रोल नंबर आ गया। अब उस रोल नंबर को हमने कम से कम 5 बार चेक किया कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है, एक नंबर इधर तो नहीं है। जब फाइनली हम एकदम संतुष्ट हो गए तब जाके पता लगा पूरे स्कूल में 35 या 36 बच्चे थे, उसमें मैं ही अकेला पास हुआ था। अच्छा, पूरी क्लास में? पूरी क्लास में। मतलब इतना टफ एग्जाम होता था बोर्ड का, 5वीं और 8वीं का। इसके बाद 10वीं 12वीं का तो होते ही थे। तो वो स्थिति ऐसे थी कि अब हमें पता नहीं हमारे साथी बराती कहाँ चले गए या आगे पढ़ाई किए नहीं पढ़ाई किया, क्योंकि हमने तो अपने आप पे फोकस किया। तो मुझे गरीब घर से थे हम लोग, तो हमने सोचा जो भी है जो भी हो सकता है कोशिश करो जी। तो हम उसमें लगे रहे। इसके बाद यहाँ से करीब 9 किलोमीटर दूर तिलोई एक टाउन है, वहाँ पर एक इंटर कॉलेज था, पशुपतिनाथ विद्यापीठ। वहाँ पे हमने 8वीं 9वीं 10वीं और 11वीं तक की पढ़ाई किया। ठीक। 10वीं बोर्ड भी पढ़ाई किया, साइंस साइड से पढ़ रहे थे और उसमें भी पढ़ाई बहुत अच्छी होती थी। उसमें एक बड़ी मज़ेदार बात कहने की ये थी कि हमारे गांव के बगल में एक गांव है बालापुर करके। जी जी जी। उसमें टीचर थे पंडित दूधनाथ त्रिपाठी। जी जी। तो वो पढ़ाते थे, अंग्रेजी पढ़ाते थे और मैथ पढ़ाते थे। हम लोग गांव के बाहर करीब 1.5 किलोमीटर आगे एक पुल था, वहाँ सब इकट्ठा होते थे। मास्टर जी सबको काउंट करते थे, कौन आया कौन नहीं आया। अगर कोई बीमार है तो शाम को स्कूल से आने के बाद उसके घर जाके चेक करते थे। अच्छा। अगर बीमार नहीं पाया गया तो उसकी ठुकाई होती थी। वहीं पे 2-4 झापड़ मारते थे। ठीक है। और उस पढ़ाई का मजा ये था कि हम जब 9 किलोमीटर जाते थे तो गुरुजी से सवाल जवाब करते थे साइकिल पे चलते चलते। कल आपने जो अंग्रेजी में वर्ड्सवर्थ की जो पोएम पढ़ाई थी वो हमारी समझ में नहीं आई, इसका मतलब क्या हुआ। अच्छा, तो रास्ते में वो समझा देते थे। तो जब पहली बार मैंने पूछा तो बोला अपनी साइकिल जरा मेरे नजदीक ले आना। उनके नजदीक हम गए तो उन्होंने बोला अच्छा ठीक है वो पोएम जरा सुनाओ मुझे। तो मैंने कहा गुरुजी मुझे तो याद ही नहीं। उन्होंने धड़ाक से थप्पड़ मारा मैंने। बोला आइंदा से कभी पूछना तो याद करके आना। तो अगले दिन हम फिर याद करके गए, फिर पूछा, साइकिल पे ही पूछा और उन्होंने बताया। उनका काफी जो रिवीजन कहते हैं क्लास का वो साइकिल पे ही चलता था। अच्छा। हम 8-9 बच्चे थे और उनकी एक बेटी भी साथ में उनकी जाती थी। 10 किलोमीटर का सफर था। 10 किलोमीटर का सफर था। 10 किलोमीटर आना 10 किलोमीटर जाना। तो कम से कम पौन घंटा 45 मिनट तक का था। और लौटते समय भी वो वैसा ही था। जब गुरुजी सबको पकड़ लेते थे कि 9 आए थे 9 वापस आए कि नहीं आए, तो ले के आके फिर वही गाँव के उसी पुल के पास सब अपने अपने रास्ते चले जाते थे। तो पढ़ाई का आलम ये था कि प्रेशर नहीं था, ये मैं कहूँगा प्रेशर नहीं था। दबाव जैसे आजकल के बच्चों पे दबाव है, मेरे ग्रैंडसन के ऊपर दबाव है। वो 20 किलो का बैग लेके जाता है, 10 सब्जेक्ट हैं, मेरे तो खुद समझ में आता क्या पढ़ता है क्या नहीं पढ़ाता। हमारे पास लिमिटेड सब्जेक्ट थे, पढ़ाई थी और दबाव नहीं था और कोई वो सिस्टम नहीं था कि आपको ट्यूशन क्लासेस करना है। जी। ट्यूशन क्लासेस आप कर सकते थे गुरुजी के घर में जाके। अगर कोई समस्या है तो उनसे रिक्वेस्ट करेंगे तो हफ्ते 10 दिन वो तुमको पढ़ा सकते थे और वो बिना फीस के बिना कुछ लिए दिए। ठीक है। तो ये वो जमाना था कि जब पढ़ाई अच्छी थी। अब ये डिपेंड था कि कौन शिष्य क्या ग्रहण करता है। कोई पढ़ाई में अच्छा था, कोई नहीं अच्छा था, कोई कमजोर था। तो होता यह था कि जो कमजोर होते थे वो निकल जाते थे। और 10वीं का जब रिजल्ट आया तो हम 3 ही लोग पास हुए। फिर अगेन प्रॉब्लम हुई। एक लड़का था तिवारी करके, उसने तो उसको तो 3 सब्जेक्ट में डिस्टिंक्शन था। अच्छा। दैट इज अबव 75%। ठीक है। और मैं किसी तरह रो पीट के 62% ले आया। जी जी। और तीसरा एक बच्चा था जो कि 3rd क्लास पास हुआ।
अच्छा, उस समय जो गांव की स्थिति क्या थी? मतलब उस समय तो गरीबी रही होगी बहुत सारा गांव में, क्योंकि जिस समय आप पढ़ाई कर रहे थे तो उस समय भारत को आज़ाद हुए बहुत दिन नहीं हुए थे। नहीं, हम 1955 में पैदा हुए थे। जी जी। भारत को आज़ाद हुए सिर्फ 7-8 साल ही हुए थे। और जब हमारी पढ़ाई शुरू हुई 1960 में जी, 60 से 71 तक की जो पढ़ाई हुई थी, वो हम कहें कि वो समय का भारत बहुत अलग था। लेकिन ग्रामीण भारत बहुत अलग था, लेकिन सबसे बढ़िया ये चीज़ थी कि वो मिलनसार भारत था। आप किसी गांव से जा रहे हैं पैदल चलते हुए, क्योंकि उन दिनों साइकिल किसी के पास नहीं थी जी, बैलगाड़ी चलना जरूरी नहीं था, तांगे वांगे कहीं कहीं मिलते थे, तो कहीं भी जाना है निमंत्रण में तो 5-7 किलोमीटर पैदल जाके निमंत्रण करना पड़ता था, या कभी दूर जाना पड़े पैदल ही जाना है, खेतों में, गाँव में, बगीचों से होते हुए, शॉर्टकट होते हुए। और यदि कहीं प्यास लग जाए और किसी तो कुआं अगर तुम्हारे पास डोरी वोरी नहीं तो किसी गांव वाले से मांगना पड़ेगा कि भाई थोड़ा पानी पिला दो। तो पानी का आलम यह था कि कोई भी कभी मना नहीं करता था। नंबर 1, तो ताज़ा पानी कुएं से लेके आएगा और साथ में कुछ गुड़ चबेना कुछ खाने को देगा। ऐसा नहीं कि सूखा देते, बतासा जो भी होता था उसके पास, वो गरीबी में उसके पास जो भी होता था वो सामने हाजिर करता था और बोलता था भैया आप ये खा लो फिर पानी पीना, नहीं तो आपके लग जाएगा पानी सीधा डायरेक्ट लग जाएगा। तो ये वो जमाना था कि लोग उम्मीद करते थे कि कोई मेरे घर मेहमान आ जाए। और अब उसके पास कुछ होता नहीं था ज्यादा, संसाधन नहीं थे। दाल रोटी सब्जी जो होता था वो प्रेम से खिलाता था, मोटे अनाज होते थे खिलाता था। और बहुत लोगों के घर में गाय भैंस होती थी तो वो बढ़िया सा घी दूध माठा पिलाते थे। प्रेम बहुत था लोगों में, सबसे बड़ी चीज थी। तो पढ़ाई करके हम कानपुर चले गए। कानपुर में मैंने जो शुरुआत किया सबसे पहले काम था अखबार बेचने का। अच्छा, पेपर बेचने का, क्योंकि कोई काम था ही नहीं मेरे पास। अब करते क्या करते, 10वीं पास करके हम क्या कर सकते थे। 11वीं का एग्जाम नहीं दिया था, चले गए थे। पिताजी से थोड़ा हमारा अनबन हो गई, ज्यादा गड़बड़ अनबन हो गई तो हम चले गए पढ़ाई छोड़ छाड़। वहाँ जब गए तो अखबार बेचने के लिए हमारे बड़े ताऊ जी थे, राम कुमार जी, तो दैनिक जागरण में काम करते थे। और वो सुबेरे 4 बजे उठ के जाते थे रेलवे स्टेशन पर और करीब लाखों न्यूज़पेपर को मतलब शॉर्ट आउट करके वेंडर को देते थे। अच्छा। और जैसा कि उन्होंने बताया था कि एक न्यूज़पेपर पे उनको 1 पैसा मिलता था। अच्छा। मतलब एक नया पैसा। तो मान लीजिए 1 लाख उन्होंने किए, 1 लाख पैसे नए पैसे उनको मिलते थे। ठीक है। तो वो कई अखबार उनके पास बच जाते थे तो वो घर ले आते थे। तो हमको बोले कि एक काम क्यों नहीं करते, चलो इसी से ट्राई करो। तो मैं पहली बार जब कानपुर रेलवे स्टेशन पे गया तो वहाँ और भी बच्चे अखबार बेच रहे थे। हमको देख के सबने भगा दिया। हमारे इलाके में कैसे? तो हमने कहा भाई मैं भी कोशिश करूंगा 2-4 अखबार बिक जाएं, जेब में पैसे नहीं है। बोला नहीं यहाँ तुमको नहीं बेचना, भागो यहाँ से। क्योंकि संख्या में ज्यादा थे तो मुझे छोड़ के जाना पड़ा। फिर कानपुर में एक माल रोड करके बहुत अच्छी जगह है। मतलब वो जैसे हर शहरों में अंग्रेज बनाते हैं, हर शहरों में अंग्रेज बनाते थे माल रोड। तो वहाँ पे एक बाटा शू कंपनी की एक दुकान थी। तो उस कंपनी की जो वो था गेट था ऊपर था और बहुत बड़ा चबूतरा था जो काफी करीब 4 फीट ऊंचाई पर था। अच्छा। शोरूम का तो शोरूम तो 9 बजे खुलता था। तो मैंने उनके मालिक से बात किया कि अगर आप परमिशन दें तो मैं 8:30 बजे तक यहाँ न्यूज़पेपर रख के बेचना चाहता हूँ। और बताया अपनी कंडीशन में, गांव से आया हूँ, ऐसी स्थिति है। तो भले आदमी थे, अच्छे आदमी थे। तो उन्होंने बोला ठीक है आप, लेकिन आप दुकान खुलने से पहले आपका ये बंद होना चाहिए। ठीक है। मैं ठीक है कोई बात। मेरे बगल में थोड़ी दूर पे ही एक और बुजुर्ग आदमी थे, वो तो पुराने थे, 20 साल से अखबार बेच रहे थे, न्यूज़पेपर बेच रहे थे। तो जब मैं बैठने लगा तो उनको भी गुस्सा आने लगा। तो मैंने कहा दादा मुझे थोड़ा कुछ 2-4 पैसे कमा लेने दो, मुझे तकलीफ है। तो बोले अच्छा ठीक कोई बात नहीं। हम अपना वहाँ न्यूज़पेपर कुछ मैगजीन वगैरह इधर उधर करके बेचने लगे। एक बड़ी अद्भुत घटना हुई कि द स्टेट्समैन एक अखबार था जो कि सब लोग नहीं खरीदते थे।
वो 2-4 ही बिकते थे मुश्किल से। अंग्रेजी आता था वो? अंग्रेजी का था, अंग्रेजी के और भी अखबार थे, लेकिन स्टेट्समैन थोड़ा टफ अखबार माना जाता था क्योंकि उसकी अंग्रेजी थोड़ा डिफरेंट थी। ठीक है, तो मैंने देखा कि एक दिन एक अंग्रेज अपनी फिएट कार में आया और मेरे सामने रुक गया और उसने उंगली से इशारे से मुझे बुलाया। अच्छा। तो मैं गया, मैंने बोला हाँ क्या बात है? बोला मुझे स्टेट्समैन है। हमने कहा हाँ, तो दे दिया। उसमें स्टेट्समैन की जो कीमत थी 25 पैसे थी। अच्छा, सबसे महंगा पेपर था? सबसे महंगा पेपर। तो उसने क्या किया, मुझे 50 पैसे दे दिए। तो मैंने कहा रुक जाइए, मैं पैसे ला के देता हूँ। बोला नो नो नॉट रिक्वायर्ड। मैंने कहा नहीं रुकिए, लेकिन वो रुका नहीं, चला गया। अच्छा। अब मुझे गुस्सा भी आया, फिर चलो कोई बात नहीं, अगले दिन फिर वो आ गया। अच्छा। तो ऐसे करते वो रेगुलर कस्टमर बन गया। वो आता था और मैं अखबार देता था और वो मुझे 50 पैसे देता था। अच्छा, एक पेपर का? एक पेपर का। और मुझे रोज 54 की इनकम होती थी एक्स्ट्रा, जो 25 पैसे बेचने में 5 पैसे मिलते थे, 54 अलग मिलते थे। ठीक है, करते रहे, लेकिन हमने देखा इसमें तो जिंदगी है नहीं सही है। फिर मैंने एक प्रिंटिंग प्रेस में जाके रात 12 बजे से सुबह 6 बजे तक ट्रेनिंग लिया कि प्रिंटिंग प्रेस में कैसे सेट करते हैं। पहले हाथ से छपाई होती थी? पहले हाथ से छपाई होती थी, ऑफसेट प्रिंटिंग। तो उसके लिए 6 महीने मैंने ट्रेनिंग लिया। और जो हमारे गुरुजी थे वो हमको सिखाते थे, और मैं जब काम करता तो उसके भी कुछ पैसे मिलते थे। अच्छा। और वो पैसे खा जाते थे। उन्होंने 6 महीने मुझे कभी 1 रुपए नहीं दिया। मतलब स्टाइपेंड मिल रहा था आपको? कुछ मिल रहा था, 20-25 रुपए शायद, तो वो भी खा जाते थे। और काम करते कुछ नहीं थे, मेरे से कराते थे। अच्छा। तो मैंने देखा ये 6 महीने यार ये भी वेस्ट हो गया। अब फिर क्या किया, इसके बाद फिर मैं कैपरगंज में एक बड़ी दुकान थी। रायबरेली में? नहीं, अच्छा वहीं पे कानपुर कैपरगंज में एक बहुत बड़ी दुकान थी जी। चाय की, चाय मतलब चाय बनाने की नहीं, चाय पत्ती। हाँ, क्योंकि मैं मोदी जैसा नहीं हूँ। चाय पत्ती की नहीं था, चाय पत्ती उन दोनों 40 किलो के बैग में आता था। आसाम से आती थी? आसाम से आते 40 किलो के बैग में आता था। तो दुकानदार वो 40 किलो के बैग लेते थे या 20 किलो का जो कार्टन थोक में ले लेते थे। तो वो ऐसी दुकान में मैं था। तो मेरा काम ये था कि जो ऑर्डर आता था उसको पैक करके, पैक होता ही था, रिक्शे में डाल के एक बंदे के साथ भिजवा देते थे और पैसे आ जाते थे। दुकान मालिक का जो लड़का था वो आता था, आधा घंटा बैठता था, भाग जाता था। अच्छा। बोला पापा आए तो बता देना कि अभी भी गए। अब मुझे झूठ बोलना पड़ता था, क्या करें, नौकरी करनी थी। सही है। दुकान मालिक एक दिन आए और मेरे से पूछे बेटा तुम कहाँ रहते हो? तो मैंने बोला मैं पटकापुर में रहता हूँ, जो कि करीब 3-4 किलोमीटर दूर है। तो बोला जाते कैसे हो तुम लंच करने के लिए? मैंने कहा मैं भागता हुआ जाता हूँ। अच्छा। गलियों से और खा के वापस आता हूँ। बोला नहीं, आज से तुम भागोगे नहीं, ठीक है? ये लो 50 पैसे। अच्छा। 25 पैसा किराया आने का और 25 पैसा किराया जाने का। रिक्शे से जाओ, रिक्शे में खा के आओ। वो 25 पैसे में बचाता रहा। अच्छा। 50 पैसे बचाता रहा और मैं वैसे ही भाग के जाता रहा, खा के आता रहा। एनीवे लाइफ चलती रही। और सडनली हमारे फूफा जी कानपुर वहाँ से आए, दिल्ली से। तो बोले अरे यहाँ क्या करो बैठ के, चलो हमारे साथ दिल्ली चलो, देखते हैं। उन्हीं दिनों क्या हुआ कि कानपुर में मुखर्जी कैंप में एक रैली थी एयरमैन भर्ती होने की। अच्छा, एयरमैन भर्ती होने की रैली थी। तो मैं उसमें जाके खड़ा हो गया। खड़ा क्या हुआ, मेरा नंबर सबसे लास्ट था करीब। तो उस जमाने में ये पेपर वेपर में नहीं होता था, भर्तियां रैलियों में होती थी? रैलियों में भी होती थी, पेपर में भी आता था, लेकिन जिसको इंटरेस्ट होता वो पता करता रहता था, है ना। ऐसे तो उतना ओपन नहीं था कि जैसे सबको पता लग जाए। अब इंटरनेट वगैरह, पेपर वगैरह, पेपर में आते थे जो पढ़ता कौन पढ़ता था। हाँ, ये भी हमें इसलिए पता लगा कि हमारे घर में 5-6 पेपर आते थे। हमारे जो दादाजी दैनिक जागरण में जॉब करते थे, तो बहुत सारे उनके पास अखबार आते थे। उसमें एक में मैंने पढ़ लिया था। तो मैं जाके गया, वहाँ देखा तो 500-600 की लाइन लगी। हमने कहा मैं तो गया काम से, अब क्या करें, इसमें तो नंबर ही नहीं आएगा जी। लकीली देखा मेरे मोहल्ले का जो सिपाही है वो वहाँ पे घूम रहा था। फिर मैंने थोड़ा सा फ्रॉड किया। मैंने उसको जाके लाइन को ब्रेक करने के चक्कर में मैंने बोला चाचा नमस्ते। हाँ बेटा बोलो। मैंने कहा चाचा आप वो पटकापुर के पास जो थाना है उसी में काम करते हो ना? मैंने कई बार आपको देखा है। हाँ बेटा मैं वहीं काम करता हूँ। ठीक है चाचा कोई बात नहीं। बेटा तुम किस लिए आए? मैंने कहा चाचा मैं भर्ती होने आया हूँ, लेकिन लाइन इतनी लंबी है कि मेरा नंबर तो आएगा नहीं। तो बोले कि ठीक है मेरे पीछे आ जाओ। तो उनके पीछे मैं गया। 20-25 बच्चों के बाद उन्होंने क्या किया, डंडा से लोगों को भगाया। क्या कर रहा भीड़ में मैनेजमेंट का ड्रामा किया और मुझे बोला बीच में जल्दी से खड़े हो जाओ।
हम खड़े हो गए। यद्यप बेईमानी थी, मैं इसको एक्सेप्ट करता हूँ, बट मुझे लगता है कोई चाह था नहीं। सही है, क्योंकि अगर हम लाइन में खड़े होते तो मेरा नंबर ही नहीं आता। ठीक है, और एनीवे हम गए और उसमें एग्ज़ाम दिए, जो कुछ था सब कुछ दिया, इंटरव्यू दिया, सब कुछ हो गया और मैं पास हो गया। अच्छा, आपका सिलेक्शन हो गया? सिलेक्शन हो गया। मेडिकल के लिए गया तो वहाँ फंस गया, क्योंकि मेरे कान में फिंसी थी, कान में फोड़ा था, तो डॉक्टर ने उसको रिजेक्ट कर दिया, बोला आप 3 महीने बाद आइए कान ठीक करा के। उन्हीं दिनों हमारे फूफा जी आए थे, तो उनके साथ मैं दिल्ली चला गया। दिल्ली जाने के बाद एक अयोध्या टेक्सटाइल मिल हुआ करती थी आज़ादपुर में, मेन सब्जी मंडी से पहले, सब्जी मंडी के पहले, और वो कॉटन मिल थी। फूफा जी ने मैनेजमेंट से बात करके मुझे असिस्टेंट कैशियर की जगह पे नौकरी लगा दी, टेम्परेरी लगवा दिया। उनको पता था मैं तो चला आऊँगा एयरफोर्स में, टेम्परेरी लगवा दिया। ठीक है, अपना असिस्टेंट कैशियर की हम अपना ड्यूटी करने लगे, और ज़्यादा कोई सीरियस काम था नहीं। कैशियर ने मुझे समझा दिया था कैसे पैसे डिस्बर्स करना है, कैसे क्या करना है, तो हम अपना 3 महीने वहाँ काम किए। इसके बाद मुझे कॉल लेटर आया और मैं कानपुर दोबारा आया, और फिर वहाँ से अपना जो भी डॉक्यूमेंट मिले लेके ट्रेन में बैठ के बॉम्बे मिरज होते हुए हम वहाँ चले गए। शामबरे एक जगह है, वहाँ चले गए ट्रेनिंग के लिए, और हमारी ट्रेनिंग वहाँ पे 1 साल हुई। इसके बाद एयरफोर्स में इंडक्ट हो गए। सो दैट इज़ लाइफ आई स्टार्टेड एज एन एयरमैन। उसके बाद मतलब ट्रेनिंग के बाद एज ए एयरमैन हमने काम शुरुआत की भारतीय वायुसेना में। भारतीय वायुसेना में काम किया जी, और करीब 20 साल मैंने एज ए लोअर रैंक में काम किया, एयरमैन, एज ए एयरमैन जी। 20 साल के बाद एयरफोर्स में सिस्टम है कि आप इंटरनल एग्ज़ाम दे के ऑफिसर बन सकते हैं जी। तो लकीली मेरे एक अच्छे बॉस थे जो मेरे पीछे बढ़ गए कि आप वो ऑफिसर बनने लायक हो सकते हो कोई, जबकि मैंने उनको बताया कि संभव नहीं है, क्योंकि वैकेंसी लिमिटेड होती है जी, और यहाँ तो सैकड़ों लोग एग्ज़ाम देंगे। और मेरे पास एक्चुअली होता क्या था, टाइम नहीं मिलता था कि मेरे पास इतना ज़्यादा काम हो जाता था, और वो बॉस इतने बढ़िया थे, काम इतना देते थे कि रात 9 बजे तक भी ख़त्म नहीं होता। अच्छा। और मैंने कभी मना नहीं किया। शायद मेरा यही डेडिकेशन देख के उन्होंने रिकमेंड किया था, सोचा कि मैं कुछ बन सकता हूँ, मेरे पीछे पड़ गए। बस एक खुद ही फॉर्म ले, मैं कभी फॉर्म भर के चक्कर में नहीं था, अवॉइड करता रहा, तो खुद ही लिया, बोले भरो इसको, बैठो साइन करो। भरने साइन करने के बाद उन्होंने फॉर्म मेरे से ले लिया, बोला मुझे पता है तुम इधर उधर फेंक दोगे, तो ले जाके एडजुटेंट ऑफिस में जमा कर दिया। बोला इस लड़के का आप भेज दीजिए। तो मतलब वो खुद ही फॉर्म लेके गए? खुद ही ले गए, और जिससे कि वो क्या नाम के ये एग्ज़ाम दे सकें। ठीक है, पूना में मेरा एग्ज़ाम हुआ ऑफिसर्स के लिए, और मैं रिटन एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया। अच्छा, आप क्वालिफाई कर गए? क्वालिफाई कर गए। ये तो शुरुआत थी, इसके आगे भी तड़ंगे बहुत होते हैं। फिर एसएसबी के लिए मुझे भेजा गया मैसूर में 6 महीने बाद। मैसूर में ईश्वर की कृपा से लुढ़कते पुढ़कते उसमें भी हम निकल ही गए। एसएसबी क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। अच्छा, बोर्ड के सामने अपीयर होके आपको एग्जाम देना है, इंटरव्यू देना है, और बहुत सारे टास्क कंप्लीट करके वो बोर्ड रिकमेंड करेगा तो आप अफसर बन सकते हैं। यानी में हम बोर्ड भी क्लियर कर लिए, और इसके बाद IAM बेंगलोर एक इंस्टीट्यूट है मेडिकल का, जहाँ जाके मेडिकल एग्जाम भी हुआ, और लकीली उसमें भी क्लियर कर गए। ठीक है, सब क्लियर कर गए, और क्लियर करने के बाद 1996 में अगस्त 1996 में मुझे ट्रेनिंग के लिए भेजा गया। और मैं हमारा चूँकि सर्विस में ही हम काम कर रहे थे, तो हमारा ट्रेनिंग पीरियड 1 साल की बजाय 6 महीने का होता है। अच्छा, तो क्योंकि आप पहले से ही थे, और जिस सिस्टम में काम कर रहे थे उसी सिस्टम में मुझे अवसर बनना था। जी। तो इसलिए 6 महीने में ही हमारी ट्रेनिंग खत्म हो गई। यदि ट्रेनिंग अफसर की जैसे होती वैसी ही थी, बहुत टफ थी। मतलब दिन रात सोने को मिलता नहीं था, हम तो इंतजार करते सोने को मिल जाए जी। बट एनीवे, मैं ये कहूँगा जीवन का बहुत बहुमूल्य समय था, बहुत कुछ सीखने को मिला, और लाइफ में जो टफनेस होती है वो कुछ ज़्यादा ही हम लोगों के साथ की गई, बट मेरे ख्याल से बहुत अच्छा, बेहतर बनाने के लिए था जी, जो कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत अच्छा था। हाँ, तो नींव मजबूत होने की जी। और हमारे जो बॉस थे, जो कि जिन्होंने मुझे क्या नाम के प्रेरित किया था कि मैं जीवन में कुछ आगे बन जाऊंगा, शायद उनका वो उनके मन में था, उन्होंने शायद देख लिया था
ठीक है, उन्होंने सोचा ये हनुमान है, लंका पहुंच जाएगा। हाँ, लेकिन इसको अपना बल याद दिलाना चाहिए, इसको बताना पड़ेगा किसी को। अब मैं उनका नाम बता देता हूँ। वो बहुत ही भले व्यक्ति थे और ईश्वर की कृपा से वो भी हमारे ब्रांच में टॉप मोस्ट रैंक से रिटायर हुए जी। एयर वाइस मार्शल आरपी जॉर्ज साहब हैं जी जी जी। एयर वाइस मार्शल आरपी जॉर्ज साहब आजकल कोचिंग वगैरह में रहते हैं और अभी भी वो इन्वॉल्व रहते हैं, मतलब डिफरेंट एक्टिविटी में। अच्छा अच्छा। तो मुलाकात तो नहीं हो पाती लेकिन बात होती रहती है। तो आज मैं सबके सामने ये कहूँगा कि मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि जीवन में सबको ऐसा एक अवसर मिले जी जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करे। कल वो कोचीन में हैं और रिटायर्ड लाइफ जी रहे हैं, लेकिन वो ऐसे हैं कि रिटायर्ड लाइफ सिर्फ नाम की है, वो बहुत चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं, व्यस्त हैं पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ में व्यस्त हैं और बहुत सारा काम करते रहते हैं जी जी। तो मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करूंगा ऐसे बहुत सबको अवसर मिले जिससे कि जिंदगी में आगे बढ़ने का मौका मिले, क्योंकि जनरली मैंने देखा है लाइफ में कि बहुत कम अवसर ऐसे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे जो मातहत हैं वो जीवन में आगे बढ़े। सही है। तो मैं उनका हमेशा के लिए शुक्रगुजार रहूंगा और जीवन में भूलने का चांस नहीं। तो अभी जो आपकी लाइफ है, क्योंकि आप भी अब रिटायर हो चुके हैं, आपको रिटायर हुए कितने साल हो गया? मुझे रिटायर हुए 13 साल हो गए हैं। हाँ। मैं अक्टूबर 2012 में रिटायर हुआ था, तो 13वां साल चला है। तो अच्छा, वो ये बताइए कि जो एक एयरमैन और अफसर की जो बीच की लाइफ थी वो कितनी डिफरेंस थी, उसके बाद के जीवन में क्या क्या बदलाव आई? एक वायु सैनिक और एक अफसर के जो जीवन में वर्क कल्चर तो सेम ही है, उसमें कोई दो राय नहीं। वर्क कल्चर है, जैसे अफसर और मातहत का काम होता है वो तो नॉर्मल है, लेकिन जो आमूल चूल परिवर्तन होता है वो आदमी की सोच का होता है जी जी। वो आदमी की सोच जो एक वर्कर की होती है और जो एक अफसर होती है जी, उसको कन्वर्ट करना इतना आसान काम, जमीन आसमान का अंतर, जमीन आसमान का, क्योंकि वो काम है, अफसर का काम है काम करवाना और जो लोग होते हैं छोटे रैंक वाले होते हैं उनका काम करना होता है। देखिए छोटे रैंक में जैसे मेरे ब्रांच लॉजिस्टिक ब्रांच में जी जी बहुत सारे बेसिकली स्टोर से कनेक्टेड था, डिफरेंट टाइप के स्टोर, डिफरेंट टाइप का काम, डिफरेंट टाइप के इंडेंटिंग वगैरह होता है जी जी। तो एक बंदा जो होता है वो एक काम में परफेक्ट होता है, ठीक है, वो तो इंडेंटिंग में होगा, ठीक है, या स्टोर कीपिंग में होगा या किसी और उसमें होगा, एक ही काम में होगा, स्पेशलाइजेशन उसका एक ही काम में होगा। लेकिन एक अफसर होता है वो सारी चीज का स्पेशलिस्ट होता है, क्योंकि ही हैज टू डील विद एवरीबॉडी। अब चूंकि सबके साथ डील करना है तो निश्चित रूप से उसका विजन वाइड होना चाहिए, उसके पास नॉलेज होना चाहिए, ठीक है, और उसके पास ऐसी कैपेसिटी होना चाहिए कि सबको इकट्ठा करके काम करा सके। वो चीज जो है वो अफसर बनने के बाद ही पता लगती है, उससे पहले नहीं होता। उससे पहले आदमी एक छोटे से क्यूबिकल में फोकस रहता है, ठीक है। जैसे एक आईटी इंडस्ट्री में देख लो, 50 लोग काम कर रहे हैं, एक छोटे छोटे उसमें क्यूबिकल में काम कर रहे हैं, लेकिन उनका बॉस जो मैनेजर है वो कई किनारे बैठा वो मॉनिटर कर रहा है, वो सबको देख रहा है और सबका अलग अलग काम, और सबके बारे में अगर जानकारी नहीं होगी तो लोगों से बात कैसे करे, कैसे उनको हेल्प करेगा। तो वो जो परिवर्तन होता है बहुत बड़ा होता है, और फिर वर्क कल्चर के साथ लाइफ कल्चर भी चेंज हो जाता है। लाइफ में देखो वर्किंग स्टाइल, काम करने का, घर में रहने का वगैरह वगैरह सब चीजें बदल जाती हैं, और वो जीवन में किसी भी इंसान के लिए बहुत अच्छी चीज होती है। वो समय जीवन में थोड़ा दिक्कत होती है शुरुआत में, बिकॉज हाँ जीवन में थोड़ा दिक्कत होती है कि हम नीचे से जब ऊपर उठते हैं तो जनरली एक्सेप्टेंस थोड़ा जल्दी नहीं होता। जो हमारे पहले अफसर होते हैं जिनके साथ हम काम करने जाएंगे वो जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाते, लेकिन चूंकि हम उसी काम में नीचे से काम करके आए हैं तो हमको महारत हासिल होती है। तो हम जो काम शुरू करते हैं, जो कर लेते हैं, वो फिर जो डायरेक्ट अफसर बन के आते हैं उनको उतना नॉलेज, मतलब उनको क्योंकि आप एयरमैन से गए हुए थे तो आप एयरमैन का जीवन जी के गए थे, तो उनके जीवन में क्या डिफिकल्टीज है या क्या परेशानियां है सब आपको पहले से ही पता थी, तो आप उनसे मतलब जो डायरेक्ट कमीशन पाके आते हैं उनसे आप बेहतर कर गए, क्योंकि उनको पता ही नहीं होता, जनरली उनकी गलती नहीं है। वो किताबों में पढ़े होते हैं, वो किताब पढ़े होते हैं, प्रैक्टिकली होता नहीं है। और होता क्या है कि बॉस एक कमरे में बैठा हुआ है, 2500 स्टोर हैं जहाँ काम चल रहा है, सैकड़ों लोग काम कर रहे हैं,
तो उसको नॉलेज नहीं है उतना, वो किताबी नॉलेज है उसको, ठीक है, और उसको ये नॉलेज है कि भाई लास्ट में अप्रूव मुझे करना है, साइन हमको करना है, देख लेगा करके अपना साइन कर दे। कई लोगों को नहीं पता होता तो वो अपने सीनियर सुपरवाइजर जो वारंट अफसर बोलते हैं, मास्टर वारंट अफसर, उनको साथ रखते हैं, उनको अपने साथ लगा करते हैं कि वारंट अफसर साहब बताइए कि सही है नहीं सही है, क्योंकि नॉलेज होता नहीं है, तो वो उनसे भी सीख लेते हैं। लेकिन जो हम लोग सीख के जाते हैं, जिस तरह हम व्यवहार कर सकते हैं, वो डायरेक्ट अफसर नहीं कर पाता है, वो उसकी गलती नहीं, क्योंकि उसने वो जीवन देखा ही नहीं, उसको क्या पता है। सही है ना। अच्छा ये बताइए कि जैसे आपकी सर्विस इतने सालों तक रही, कोई एक ऐसा अचीवमेंट या कोई ऐसी घटना जिसने आपका पूरा जीवन ही बदल दिया, जैसे कोई ऑपरेशन आपने किया हो, ऐसी कोई घटना आपको याद आ रही है? मेरी सर्विस करीब 39 ईयर 10 मंथ की किया। जी जी। 39 साल 10 महीने और करीब 10-12 दिन काम किए थे। ये सर्विस में काम करने का मुझे सबसे बड़ा फायदा तो ये हुआ कि जो पेंशन का सबसे हमारे रैंक का हाईएस्ट लेवल है, वो मुझे पेंशन मिलती रही, ईश्वर मिलने लगी ईश्वर कृपा से, और दिक्कत नहीं रही। सर्विस में अलग अलग जगह के अलग अलग चैलेंजेस होते हैं, तो जहाँ जो भी रहा हम उस हिसाब से करते रहे, कहीं फेल भी हुए हैं और कहीं बहुत अच्छा कर पाए हैं। एक जगह में 2003 जनवरी में वायुसेना दरभंगा बिहार में वहाँ गया था, वहाँ ट्रांसफर हुआ, तो वहाँ तो 3 ही अफसर थे। 2003 जनवरी में मैं दरभंगा गया, तो 2 घटनाएं हुई मेरे जीवन में, जो कि जिसमें मुझे बहुत अच्छा भी लगा और कष्ट तो थे ही। एक मैं बताता हूँ, 27-28 जनवरी को मेरे कमांडर ने बोला, अजय वो बेंगलोर में एयर शो हो रहा है, दुनिया भर के जहाज आ रहे हैं, तो इंस्ट्रक्शन है कि एक अफसर कुछ एयरमैन वहाँ विजिट जरूर करें जी, तो यू हैव टू गो। तो मैंने कहा ठीक है, चला जाऊंगा, लेकिन हमें थोड़ी दिन की छुट्टी दे दी, जिससे मैं नागपुर में मेरे बच्चे हैं उनसे मिलता हुआ आ जाऊंगा। बोला ठीक है चले जाओ। हम दरभंगा में थे, वहाँ से हेलीकॉप्टर से गोरखपुर गए, गोरखपुर से जहाज से इलाहाबाद, इलाहाबाद से बेंगलोर पहुँच गए। एयर इंडिया जो एयर शो था उसमें देखे ओके जी, और शाम को जहाज जब पकड़ना था नागपुर के लिए, तो लकीली जो वहाँ के चीफ ऑपरेटिंग अफसर थे जी, वो उनसे मैंने बात किया, वो हमारे बॉस हुआ करते थे, उनसे मैंने बोला कि मुझे नागपुर जाना। हाँ कोई बात, शाम को 5:15 पर एयरक्राफ्ट आएगा, आप टारमेक पर खड़े रहना और उसमें आपका नाम जोड़ दिया जाएगा, ठीक है आप चले जाना। ठीक है, जहाज आया 5:15 में, मैं बैठ के निकल गया, और जब जहाज में बैठ के देखता हूँ तो नागपुर का एक भी बंदा नहीं। अच्छा, क्योंकि नागपुर से ही मैं बिहार पोस्टिंग गया था दरभंगा। अब मैं आश्चर्य में पड़ गया, मैंने कहा ऐसे कैसे हो सकता है, जहाज है और एक भी बंदा नहीं जो जिसको मैं जानूं। तो एक मेजर साहब मेरे साथ बैठे थे MES के, उनसे मैंने बोला जहाज ये क्या नागपुर जा रहा है? बोला नहीं ये तो पुणे जा रहा है। हमने मर गए। अच्छा, फिर वो एक स्टीवर्ड एक सार्जेंट था, वो आया, तो वो मेरे बेस में काम करता था जहाँ मैं काम करता था। तो मुझे बोला सर आप यहाँ कैसे? मैं गया, मुझे तो नागपुर जाना था और मुझे इस जहाज में बैठा दिया गया। तो बोला ये तो अभी नागपुर जाने में 4 दिन लगेगा। अच्छा, ये यहाँ से जाएगा पुणे, पुणे से ओझार से हैदराबाद, फिर बेंगलोर, फिर पुणे, फिर जाके नागपुर जाएगा 4 दिन बाद। चलो ठीक है, मुझे पुणे में उतार देना और क्या करेंगे। जाके पायलट को बताया, तो पायलट लकीली मेरे ही पड़ोस में रहते थे, सरदार जी थे। अच्छा, स्क्वाड्रन लीडर, अब नाम मुझे याद नहीं, बहुत दिन हो गए। तो वो आए, बोले सर यहाँ आप क्या कर रहे हो? मैं बताया पूरी कहानी। बोले कोई गल नहीं, रात में तो एकोमोडेशन नहीं मिलेगी अवसर में, इसमें एक काम करना, क्रू रूम होता है पायलट का, वो रिजर्व रहता है। तो बोले आप मेरे साथ आ जाना, हमारे कमरे में सो जाना, आप क्या करेंगे? ठीक है ओके। पूना में जहाज उतरा, तो हम उतरने लगे, बोले नहीं रुको अभी हम लोग ओझार चलते हैं। अच्छा, नासिक होके वापस आएंगे, फिर जाना, फिर देखते हैं। ओझार पहुंच गए पूना में। तो अब देखो मजे की बात ये थी कि सरदार जी मेरे पास आके बोलते हैं कि सर यहीं क्यों नहीं उतर जाते आप ओझार में कि यहाँ से नासिक नजदीक है, साईं बाबा के दर्शन करके चले जाना। अच्छा, मैं बोला यार ये कौन सा नौटंकी है।
तो मैंने एक मेरे बगल में जो मेजर साहब बैठे थे वो लकीली वहीं के थे, क्या बोलते हैं, नासिक के थे, एयरफोर्स देवलाली के थे। तो मैंने उनसे पूछा कि क्या एयरफोर्स देवलाली में एकोमोडेशन मिल जाएगी? बोला वहाँ तो खाली पड़ा है। अच्छा। तो हमने बोला एक फ्लाइट लेफ्टिनेंट प्रसाद जी हैं मेरे मित्र, वो हैं? बोला हाँ वो तो एडजुटेंट है, वो तो है वहाँ पे। तो मैंने चलो अच्छा हुआ, अपने मित्र से भी मिल लूंगा। वो पूर्ण परिचित थे आपसे? हमारे कोर्स में थे, साथ में ट्रेनिंग किए थे। जी जी। और वहाँ पे वो एडजुटेंट थे, एयरफोर्स स्टेशन नागपुर करके है वहाँ। तो रात में हम गए और जिस रूम में रुके उसके सामने ही पार्टी हुई थी। हमको नहीं पता प्रसाद जी की पार्टी चल रही है। अच्छा अच्छा। पार्टी मतलब फेयरवेल पार्टी। रिटायर होते थे वो? नहीं, उनका ट्रांसफर हो गया था। ट्रांसफर हो रहा नागपुर में, जहाँ से मैं गया था। ठीक है, मेरे यूनिट में था। तो मुझे नहीं पता था, मैं अपना खाना वाना रूम में खाया और सो गया। सुबह फोन किया कि भाई प्रसाद जी मैं यहाँ पे हूँ। तो बोले तुम कहाँ पे हो? मैंने कहा मैं यहीं पे हूँ। तो बोले तुम यहीं पे हो, रात में पार्टी नहीं देखी? हमने कहा देखा तो था। तो बोला पूछा क्यों नहीं बेरा से? मेरी फेयरवेल पार्टी थी, अब तुम आए थे तो मैं तुमको बुला लाता ना। सही है। हमने कहा अब जो हो गया छोड़ो यार। तो एनीवे उनके घर गए, ब्रेकफास्ट किया। तो बोले यार नासिक के लिए अभी एक बस आने वाली है 5 मिनट में, तो जल्दी से नाश्ता करो और बस में बैठ के नासिक सिटी चले जाओ, फिर वहां से शिरडी की बस मिल जाएगी। तो मैं कहा ठीक है। चाय पी पाया तब तक बस आ गई जी। तो इन्होंने फोन करके गेट में गार्ड को बोल दिया कि बस रोक रखो, हम आ रहे हैं। तो उनके स्कूटर में बैठ के भाग के बस पकड़ा और स्टेशन वहाँ पे नासिक बस स्टेशन पहुंचे। और देखो तकदीर क्या कि मैं उतर ही रहा था कि दूसरी एक बस मेरे सामने आके खड़ी हो गई और बोलते साहब शिरडी चलोगे? मैं बोला इसको क्या पता है? हमने कहा हाँ सीट है? बोला हाँ एक सीट बची है। चलो जी, चले गए शिरडी। बैठ के हम 2-3 घंटे लगे थे, मेरे ख्याल 2.5-3 घंटे लगे थे, शिरडी पहुंच गए। अब शिरडी में जब लाइन देखा तो मेरी हालत खराब। भीड़ बहुत होती है, बहुत रहा। हमने कहा साला तो पूरा न्यूट्रिशन लग जाएगा और मैं शाम को कैसे नागपुर जाऊंगा। तो पता नहीं कहाँ से एक बंदा आके मेरे से पूछते सर आप फौजी हो? मैंने कहा हाँ भैया। बोला वो अलग आपके लिए लाइन लगी। हमने कहा बताओ। तो वो लेके मुझे जाके जहाँ साईं बाबा का नीचे मंदिर था उसी के सामने एक गेट था। बोला आप यहीं खड़े रहिए, आई कार्ड है? हमने कहा हाँ। बोले एक हवलदार आएगा और आपको आपका आई कार्ड देख के आप डायरेक्टली मंदिर में वीआईपी एंट्री करा देगा। मैं ले भाई कमाल हो गया। एनीवे आया 10 बजे ठीक आया बंदा और मेरा कार्ड देके 2-3 लोग और थे, सबको अंदर कर दिया और हम जाके साईं बाबा के दर्शन करके बाहर आ गए। अब भूख बहुत लगी थी क्योंकि सुबह चाय पी के निकले थे, उस समय 12-1 बज गए थे। तो हमने कहा चलो यहाँ नासिक का वो लड्डू बहुत फेमस है, तो मैंने कहा चलो 2 लड्डू ले लेता हूँ और फिर आगे जाके कुछ खाऊंगा रेस्टोरेंट में। तो लड्डू लेके अब जैसे ही मैं रोड पे आता हूँ एक दूसरी बस आके खड़ी होती है। अच्छा। वो बोलती है साहब नासिक चलना है क्या? हमने कहा सीट है क्या? बोला हाँ आ जाओ। वो लड्डू हाथ में लिए 10 मिनट बैठ गए, पहुंच गए वहाँ पे। यानी लड्डू रास्ते में खा पी के 4 बजे हम पहुंच गए नासिक सिटी पहुंच गए और सुबह से चाय के अलावा कुछ नहीं मिला। तो चलो यही कहते हैं तकदीर। तो प्रसाद जी को मैंने बोल रखा था कि मुझे वहाँ नागपुर जाने के एक टिकट का इंतजाम कर देना। तो उन्होंने रिजर्वेशन वगैरह तो सब करा दिया, लेकिन उसमें गड़बड़ क्या हो गया कि मेरी एज उल्टी गलत दिख गई। अच्छा। ठीक है, मेरे नाम में कुछ गड़बड़ हो गया। तो बोले कि यार सब तो हो गया लेकिन जिसने किया है तुम्हारी एज और नाम में गड़बड़ कर दिया। तो मैंने कहा आप बोले जाओ टीटी को समझा देना, आई कार्ड दिखा देना और क्या। तो हमने कहा साईं बाबा तुमने एक तो दौड़ाया मुझे ना वहाँ से क्या बोलते हैं बेंगलोर से, इतना धक्के खिलाने के बाद आप रेलवे में भी धक्के खिलाओगे। तो गए 11 बजे ट्रेन आई और हम जैसे डिब्बे के सामने पहुंचे टीटी ने दरवाजा खोला, बोले अजय कुमार साहब। हमने कहा आ जाओ अंदर। वो बिना टिकट वोट देखे बोले आपकी सीट है सो जाओ। हम जाके सो गए। कहानी और बहुत सारी लंबी है तो इसको मैं कट करता हूँ। अब मैं आता हूँ उस मुद्दे पर जो कि मेरे जीवन में बदलाव लेके आया। बहुत अच्छा लगा मेरे को। शायद ईश्वर ने शायद हमें हमारा ट्रांसफर शायद दरभंगा इसलिए किया था क्योंकि उन्हीं दिनों में अध्यात्म में जुड़ा था 7-8 महीने पहले और ध्यान करना शुरू किया था श्री रामचंद्र मिशन में। तो अब चूंकि नए जब ध्यान करते हैं उनका अच्छा होता है, जैसे पुराने होते आते उनमें गड़बड़ होता है। हमारा जैसे ध्यान शुरू किया था 3 ही महीने हुए थे हमारा ट्रांसफर हो गया। अच्छा।
तो हमने ध्यान के दौरान अपने गुरुजी से पूछा था। पहले आप कहाँ थे? वहाँ से दरभंगा, नागपुर में थे। नागपुर में। अपने गुरुजी से पूछा कि भाई मेरा ट्रांसफर दिल्ली था, वो कैंसिल होकर दरभंगा क्यों हो गया? एक्चुअली दिल्ली था, वो कैंसिल होकर दरभंगा क्यों हो गया? ध्यान में पूछा, 2-3 दिन पूछा, तो एक दिन मेरे को कुछ ऐसा लगा जैसे कोई बोल रहा है। मुझे महसूस हुआ, इंट्यूशन आई। हाँ, उन्हें महसूस हुआ, इंट्यूशन आई कि कोई बोल रहा है, महसूस हुआ। बोला तुमको नागपुर, वहाँ दरभंगा जाना पड़ेगा, क्योंकि कुछ काम ऐसा है जो तुमको ही करना है जी, और कोई नहीं कर सकता। तो मैंने बोला ऐसे कैसे हो सकता है? दूसरे दिन पूछा तो फिर वही जवाब आया, बोला ये सब छोड़ो, तुमको जाना है। तो जब अपनी वाइफ को बताया तो हंसने लगी, बोले तुम्हारे कान बजने तो अभी ध्यान करना शुरू किया है और तुमको भगवान की तरफ से संदेश आने शुरू हो गए। तो मैंने कहा भाई पता नहीं, लेकिन मुझे बोला जा रहा है तो मैं जाना ही, चलो ट्रांसफर तो हो ही गया जगह। 2003 का समय तो बहुत अच्छा गुजर गया। मेरे कमांडर थे, विंग कमांडर के सिंह साहब, फ्लाइंग ब्रांच के थे, बहुत बढ़िया थे, और वो स्पोर्ट्स एक्टिविटी में काफी लोगों को इन्वॉल्व रखते थे। छोटा स्टेशन था, लोगों को हर काम में इन्वॉल्व रखते थे, तो बढ़िया थे। इसके बाद फिर विंग कमांडर सोनी साहब आए। उनके समय में हमारा समय थोड़ा खराब था, वो तो तुमको पता है क्या, क्योंकि तुम भागीरथ पैलेस में काम करते थे और क्या नौटंकी हुई तुमको पता है। मैं उस डिटेल में नहीं जाऊंगा, मैं क्रक्स आप उस पे आऊंगा। 7 जुलाई या 5 जुलाई 2004 की बात है। मैं अपने रूम में बैठ के 7:30 बजे मेडिटेशन कर रहा था, ध्यान कर रहा था, शाम की बात थी। उस मेडिटेशन के दौरान मुझे लगा कि मैं कमरे में पानी में डूब रहा हूँ जी, ये एक्चुअल अनुभूति हुई। और ये फिर मैंने ध्यान छोड़ दिया। 5 मिनट बाद फिर ध्यान किया, फिर वही हुआ, फिर छोड़ दिया, फिर 5 मिनट बाद फिर ध्यान हुआ, फिर वही हुआ। तो मेरे दिमाग में आया कि यार कुछ तो गड़बड़ है, कहीं कुछ तो लफड़ा है कि बार बार क्यों मैं पानी में डूब रहा हूँ ध्यान करते समय, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो अब ये किसी को बोलूंगा तो किसी को विश्वास नहीं आएगा, लेकिन मेरे साथ हुआ इसलिए मैं सबसे शेयर कर रहा हूँ। तो उन दिनों क्या था, हमारे कमांडर साहब जो थे सोनी साहब, वो दिल्ली आए हुए थे, और एक आर.के. सिंह फ्लाइंग अफसर थे, वो अपने बेटे को एडमिशन कराने के लिए कोटा गए हुए थे। अच्छा। मैं अकेला था। 65-70 एयरमैन थे, सब मिला करीब 300 लोग थे। अच्छा, उस स्टेशन में विद फैमिली, परिवार, बच्चे सब मिला के 300 लोग थे। तो मेरे पास जिप्सी थी सरकारी, मैं बैठा, और एयरफोर्स स्टेशन का जो रनवे होता है बहुत बड़ा होता है, तो उसका पैरामीटर करीब 12 किलोमीटर था। हम अपना जिप्सी में निकल पड़े शाम के 7:30 बजे, देखने के लिए गड़बड़ क्या है। तो सबसे पहले जंगल वाले एरिया में गए, तो वहाँ देखा पानी बाहर से आ रहा था ऊपर से। अच्छा। और तो गार्ड से मैंने पूछा भाई ये क्या है? अरे सर वो क्या होता है ना, नेपाल वाले कभी कभी पानी छोड़ देते हैं, तो थोड़ा पानी ज्यादा हो जाता है तो वो नदी के बांध से निकल ऊपर आके आता है, वही बह रहा है। लेकिन जब मैंने चक्कर काटा 12 किलोमीटर का जिप्सी से, तो देखा सब जगह पानी अंदर आ रहा है। अच्छा, बाउंड्री से अंदर आ रहा था। वायुसेना स्टेशन ऐसा था, वो एक लाइक कटोरा था, मतलब चारों तरफ वो ऊंचा था, खेत जो है, रोड ऊंचा था, और ये 3 फीट नीचे था। तो हमने कहा यार ये कटोरे में पानी भर गया तो गड़बड़ हो जाएगा। और मुझे फिर इंट्यूशन याद आया कि पानी में डूब रहा हूँ। मैं अपनी जिप्सी घुमाया और सीधे भाग के स्टेशन, वहाँ गार्ड रूम पे गया, और पुलिस वाले को, ड्यूटी पुलिस वाले को बोला कि आप इमरजेंसी सायरन बजाओ। इमरजेंसी सायरन फौज का ये होता है कि जैसे बजाते हैं तो जो जिस स्थिति में होता है आ जाता है, वहाँ पहुंच जाता है ग्राउंड में, वहाँ पे जहाँ पे सायरन बजता है। अच्छा। सायरन बजाया तो लड़के जो थे 50-55 थे, सब आ गए। बोला हाँ सर बताओ क्या करना। मैंने कहा मुझे लगता है कि यहाँ बाढ़ आने वाली है, क्योंकि हमारा स्टेशन नीचे है और पानी मैंने देखा चारों तरफ से नीचे की तरफ आ रहा है, और हो सकता है बाढ़ आ जाए। तो एक काम करते हैं, सब लोग चाबी लो और अपने अपने ऑफिस में जाओ, जो भी कंप्यूटर वगैरह टेबल पर रखा है उसको उठा के अलमारी के ऊपर रख दो, और जो डॉक्यूमेंट अगर टेबल के ड्रायर में पड़े हैं उसको ऊपर कर दो। इतना तो कर ही सकते हैं सब लोग। टाइम मुझे लगता है इतना ही है, इससे ज्यादा नहीं। तो सब हंसने लगे, क्योंकि वो लगभग सारे लोकल थे जो कि रिटायरमेंट की स्थिति में आए थे। उससे पहले कभी हुआ नहीं था, कभी उससे पहले हुआ था लेकिन इतना नहीं हुआ था जितना मैं कह रहा था। तो हमने बोला क्या होगा? बोला साहब आता पानी आता 3-4 फीट होगा, और इसके बाद बह जाएगा, ज्यादा नहीं होता। क्योंकि बाढ़ उससे बहुत साल पहले, 15 साल 20 साल पहले आई थी शायद। इतना नहीं था जितना मैं सोच रहा था।
तो मैंने कहा देखो यार जो भी है प्लीज गो एंड डू इट। और चूंकि मैं उन दिनों कमांडर भी था, सिक्योरिटी अफसर भी मैं ही था, मैं सब ऑल इन ऑल था। और एक्चुअली मैं बहुत टफ था लोगों के ऊपर, क्योंकि लोकल थे ना, तो वो कभी भी घर भाग जाते थे। अच्छा बिना बताए हुए। तो रिस्की स्थिति होती थी ना, तो मैं लोगों को मुर्गा बना देता था। मुर्गा इन द सेंस पनिशमेंट देता था, पनिशमेंट कि भाई बिना बताए कैसे चले गए। तो अब वो जानते थे कि ये अगर इससे ज्यादा कुछ बात करेंगे तो ये अभी कुछ ना कुछ गड़बड़ करेगा। उससे पहले क्या हो गया था, उसी दिन सवेरे 6 बजे मैंने एक संडे के दिन था एक्चुअली, उसी दिन सवेरे 6 बजे मैंने एक फायर ड्रिल करवाई थी। अच्छा। क्योंकि मुझे कमांड से आदेश मिला था कि सवेरे 6 बजे फायर ड्रिल कराओ और ये चेक कराओ कि हमारे कितने इक्विपमेंट सर्विसेबल हैं। जैसे क्या नाम का रनवे पे जो पानी आग बुझाने वाली जो मशीनें होती है ना, और बाकी जगह जो फायर टेंडर लगे हैं वो क्या काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। तो सुबह 6 बजे मैंने साउंड बजा रखा था और ये लोग भाग के आ गए थे और मैंने 2 घंटे ड्रिल कराई थी। तो अब वो पहले से मेरे से नाराज थे, जरा सुबह 6 बजे जगा दिया और अब शाम को फिर दोबारा। एनीवे, फौज में सबसे बढ़िया चीज ये है कि डिसिप्लिन सर्वोपरि होती है। अफसर छोटा हो बड़ा हो कोई भी हो, अगर आपका सीनियर है, वो चाहे हवलदार हो तो मास्टर वारंट अफसर की बात या वारंट अफसर की बात को उसको मानना ही है, और वो एक्सेप्टेड फैक्ट होता है। उसमें कोई दो राय नहीं होती कि कोई किसी की बात को काट देगा टाल देगा। सब भाग के गए और अपना जो मैंने बताया था करने लगे। मैंने बोला कि आधे घंटे 45 मिनट में सब लोग वापस आओ। और चूंकि यहाँ बिल्डिंग सिर्फ 10 ही है जो कि डबल स्टोरी है, बाकी सब सिंगल स्टोरी है। तो अपने बच्चों को और जो बहुत जरूरी सामान, कीमती सामान है, एक बैग में भरो और 1-2 दिन का कपड़े पर लेके फर्स्ट फ्लोर में किसी भी बिल्डिंग में चढ़ जाओ। ठीक है। अब ये तो बहुत ज्यादा था। मैं भी जानता था कि बहुत ज्यादा है। लेकिन अब चूंकि इंट्यूशन मुझे भयंकर हो चुके थे, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता था किसी हालत में। मैंने कहा नहीं, जो होगी मुझे गाली देंगे लोग, जो कुछ होगा मैं देखूंगा, लेकिन मैं रिस्क नहीं लूंगा, क्योंकि लोगों की जिंदगी के सवाल। सही है। जिंदगी से खिलवाड़ नहीं कर सकते। 300 लोग वहाँ फंसे। 300 लोग थे, बच्चे थे, जवान थे, बूढ़े थे, बुजुर्ग लोग थे, अपने माँ बाप भी साथ में लोगों के थे। तो मैं रिस्क कैसे लेता। और मैंने कहा 45 मिनट के बाद अपने अपने घर जाके सब लोग सामान पैक करो, पैसे जो इम्पोर्टेंट रखो, गहने रखो, 2-4 कपड़े रखो, और फर्स्ट फ्लोर का जो भी बिल्डिंग पहले मिले चढ़ जाओ। एनीवे, उनको सबको भगा के मैं अपने जब कमरे में गया तो ऑलरेडी मेरा जो बिल्डिंग था वो 3 फुट ऊपर था। बरामदे में पानी बह रहा था। अच्छा, पानी घुस गया था बरामदे में, और मैं घुटनों में पानी भर से अंदर गया। मेरे बगल में कर्नल साहब थे, मेडिकल एनसीसी के, वाइफ के साथ। तो उनको मैंने बोला कि सर चलो, आपको भी चलना है। तो हंसने लगे, बोला यार मैं तो 3 साल से हूँ, ऐसे होता 2-3 फीट पानी आता चला आता, चिंता मत करो, डोंट वरी। तो मैंने कहा सर देखो, मुझे कुछ इंट्यूशन हो रहे हैं, और अब आपको तो पता मैं ध्यान करता हूँ, तो आप देख लीजिए। अब वो कर्नल थे, मैं उन दिनों फ्लाइट लेफ्टिनेंट था। ठीक है, मेरे बहुत सीनियर थे, लेकिन वो आर्मी के थे, मैं एयरफोर्स में था, और एयरफोर्स का कमांडर मैं था। चाहिए। ठीक है। तो जब वो नहीं सुने, उनकी वाइफ भी नहीं सुन रही थी, तो मैंने फिर फाइनली वही जो होता है रूल अप्लाई किया। मैंने कहा देखो सर, मेरा रैंक जो भी हो, आई एम कमांडर ऑफ एयरफोर्स बेस, सो आई एम गिविंग यू ऑर्डर, इमीडिएटली वैकेट दिस हाउस, मेरे साथ चलो। तो फौज का रूल बहुत अच्छा होता है कि जो सिविल में शायद लोग ना मानते हैं, उन्होंने सीधे अपने वाइफ को बोला भाई ठीक है, सही बोल रहे हैं, एंड ही इज बॉस, वी हैव टू लिसन टू हिम। अपना सूटकेस पैक किया और चल दिया। जब निकले तो 3 फीट पानी में ना बीबी उतर पा रहे हैं ना हवा पा रहे हैं। लकीली मेरा एक हवलदार था दारूबाज, वो पता नहीं कहाँ से लुढ़कते पुढ़कते आ गया। मैंने कहा तू कहाँ से आ गया? तो बोला सर मैं आपको ढूंढते आ गया हूँ, आपका सूटकेस वगैरह लेके चलना पड़ेगा। मैंने कहा मेरा चोट, कर्नल साहब का सूटकेस उठा, सामने वाली बिल्डिंग में ले चल। और जब उस बिल्डिंग में पहुंचे तब तक तो मेरे सीने तक पानी आ गया था। और हम लोग डर रहे थे कि बहाव में कहीं बहने जाए। एनीवे किसी तरह अंदर गए, और मैक्सिमम लोग अंदर चढ़ चुके थे। बिल्डिंग में जब ऊपर गए तो हमने देखा करीब 6-7 फीट पानी चढ़ गया था, पानी भर गया था वायुसेना स्टेशन में। तो सडनली मेरे को याद आया कि रनवे के दूसरी तरफ करीब 20-30 फैमिली रहती हैं। अच्छा। उनमें से कोई नहीं आया उस पार, हमारी तरफ आया नहीं कोई, उधर सिंगल स्टोरी बिल्डिंग। तो अब हमको चिंता हो गई कि हम इनको तो बचा लिए, उनको क्या होगा। तो मेरा एक
सार्जेंट था ड्राइवर, उससे बात किया, वारंट अफसर से बात किया कि यार ऐसी बात क्या करोगे, तो बोले सर मैं किसी तरह कोच ले जाता हूँ। तो मैंने कहा तेरे अकेले से बात नहीं होगी, तो 2 पुलिस वालों को डंडा लेके भेजा। मैंने कहा जो ना आए उनको पीट के ले आओ, बैठा के लाओ। उस समय उस दूसरे एरिया में 2-3 फीट पानी था, बीच में 4 फीट था, तो मतलब मैनेज हो जाता। वो भागे और जाके भाग के मतलब क्या समझ लगभग तैरते हुए गए एंटी सेक्शन में, किसी गाड़ी वाड़ी स्टार्ट करके गए। तो वहाँ वो लोग सामान लिए खड़े थे, अच्छा तैयार थे कि कोई आएगा बचा ले। गाड़ी आई और आके लेके आई हमारे सामने वाली बिल्डिंग में रुकी। वो गाड़ी रुकी और किसी तरह दरवाजा खोला, तो जो भी नीचे सामान लेके उतरा वो गले तक पानी में डूब गया। बच्चों को उन्होंने कंधे पे लादा और चढ़ गए, कोई चारा था नहीं। रात में जो पहली मंजिल थी उसके बरामदे में पानी घुस रहा था, पूरा टच कर गया था पहले मंजिल के बरामदे तक, ठीक है, वहां तक पानी पहुंच रहा था। अब सडनली मेरे को याद आया कि यार इसमें तो सांप भी बहुत निकलेंगे, सांप जहां जगह पाएंगे घुसेंगे लोकल। तो उस समय बहुत जगह मोबाइल वगैरह काम कर रहे थे, वायरलेस काम कर रहे थे। तो मैंने सबको आदेश दिया कि सब लोग अपने जो भी फर्स्ट फ्लोर में चढ़ गए हैं तो जो सीढ़ी वाला दरवाजा बंद कर दो, कि कोई सांप बिच्छू घुसने ना पाए। लेकिन कई बिल्डिंग में घुस गए थे सांप, हाँ, तो लेकिन लोगों ने डंडा से मार के भगाया उनको। तो एनीवे सब हो गया। सब एयरफोर्स स्टेशन डूब गया पानी में, हमारा सारा इक्विपमेंट सब चला गया, क्योंकि वो ऑपरेशनल बेस नहीं था, जहाज वहाज थी नहीं, तो वहाँ कुछ मतलब सारे इक्विपमेंट सामान ही डूबे थे और कुछ नहीं हुआ। अब रात में 2 बजे तक मैं मॉनिटर करता रहा, इसके बाद क्या करता, फिर सो गया जाके, सो गया। सुबेरे जब 9 उठे, सबको चेक किया, देखा भाई सबकी मैंने हाजिरी लगाई, देखा चेक किया कि भाई कौन कहाँ पे है, कितना है। तो 2 आदमी थे जो जिनका पता नहीं लग रहा था, मिसिंग थे। अब हमको चिंता हो गया, अब ये 2 आदमी, सबको तो बच गए, 2 आदमी कहाँ, 2 में से एक वारंट अफसर साहब थे जिनके पाँव का ऑपरेशन हुआ था, एक एनसी था जो कि दारूबाज था। अच्छा। अब चिंता थी कि दारूबाज बह न गए हो। वारंट अफसर साहब जिनके टांग में चोट लगी वो कहाँ चढ़ेंगे, वो आ ही नहीं पाए, चुपचाप बैठे रहे, क्या करते। तो समहाउ वारंट अफसर साहब का शायद मोबाइल काम कर रहा था, तो उन्होंने मैसेज दिया किसी को कि साहब को बता देना मैं ठीक हूँ, आम के पेड़ पे चढ़ा बैठा हूँ। अच्छा। और साथ में वो भी था, एनसी भी था। अच्छा, वो भी वही बैठा था पेड़ पे। अब हम निश्चिंत हो गए, चलो ठीक है, साला 2 दिन भूखा रहे कोई बात नहीं, हाँ। लेकिन ये रहेगा कि चलो बच गए, मतलब नॉट ए सिंगल पर्सन हुआ, किसी को हम परेशानी नहीं हुई। ये कहानी ठीक रही। ठीक 9 बजे मेरे पास एक फोन आता है, तब तक सारे टेलीफोन बंद हो गए थे, दरभंगा का टेलीफोन एक्सचेंज बंद हो गया था, सारे टावर बंद हो गए थे। एक सार्जेंट गुप्ता था, शायद वेपन फिटर, उसका फोन काम कर रहा था, क्योंकि उसका सिम था पटना से। अच्छा। हाँ। तो जब पता लगा हमारे कमांडर को इलाहाबाद में एयरफोर्स स्टेशन पानी डूब गया, तो वो बेचारे परेशान, रात भर वो भी नहीं सोए, हमसे कांटेक्ट हो ही नहीं पा रहा। तो वो फिर सुबह फ्लाई करके पटना एयरपोर्ट गए, वहां से एयरफोर्स बिहटा में जाके वहां से कमांडर से बात किया। तो बोले कमांड बताया तो 9 बजे किसी तरह वहाँ एयरफोर्स बिहटा के कमांडर ने फोन किया, तो वो सार्जेंट गुप्ता को मिला। अच्छा। वो बोला कि तुरंत अजय साहब से बात करो। वो मेरे पास ही खड़ा था, उसने बोला साहब कमांडर बिहटा आपसे बात करना चाहते हैं। जी ठीक है। फोन उठाया, मैंने कहा सर गुड मॉर्निंग, कैसे हैं। बोले मेरे गुड मॉर्निंग नहीं बोलो, कमांडर जो ईस्टर्न एयर कमांड के वो चीफ हैं एयर मार्शल राघवन साहब आपसे बात करना चाहते हैं। सरप्राइज हो गया, ये क्या हो गया। एनीवे फोन हुआ तो बोले बेटा कैसे हो। मैंने कहा सर आई एम ओके। बोले कैसे हो के, तुम्हारा स्टेशन पानी में डूब गया। मैंने कहा ओके इसलिए हूँ कि सामान ही डूबा है, आदमी कोई नहीं डूबा, सब आदमी सुरक्षित हैं, नॉट ए सिंगल पर्सन इज हर्ट। कैसे किया तो मैंने डिटेल में नहीं थोड़ा, और वो जो हमारा अध्यात्म वाली कहानी थी उसको मैंने गायब कर दिया। मैं क्या बोलेंगे ये फंटूस आदमी है, इधर उधर कहानी सुना रहा है। पूरी बता दिया ऐसे हुआ। तो बोला ओके फाइन, व्हाट यू वांट फ्रॉम मी। तो मैंने बोला सर ऐसा है कि अगर आप
295-93 लोग हैं। इनको कुछ लोगों को एयरलिफ्ट कर ले तो मेहरबानी होगी, कितने लोग खाना नहीं खिला पाऊंगा, खाना ही नहीं है। खाने के साथ छोड़ो ना, नहाने धोने पोटी करने की जगह नहीं है, सही है। तो बोले कि यार तुम क्या बात करते हो, 11 फीट पानी है, हेलीकॉप्टर कहाँ उतरेगा, सही है, जहाँ तो उतर ही नहीं सकता। तो मैंने कहा सर एक ट्रिक है अगर संभव हो तो। बोले हाँ बताओ। तो हमने कहा जब सीढ़ियों से ऊपर उतरते हैं ना, तो उसके ऊपर जो पैरापेट बनता है, उसके ऊपर जो वो बनते हैं, छत बनती है सीढ़ियों के ऊपर को, उसको पैरापेट बोलते हैं। तो मैंने कहा पैरापेट पे अगर, ये मेरा अपना ही फंटूस आइडिया था, कामयाब हुआ वो बात की बात है। अगर हेलीकॉप्टर आता है और हॉवर होके मतलब चलता रहेगा, उसका एक पहिया उस पर रहेगा, उस पर टच हो जाएगा, बिल्डिंग नहीं गिरेगी, टच हो जाएगा, तो मैं 15-20 लोगों को उसके अंदर डाल सकता हूँ और वो एयरक्राफ्ट लेके जा सकता है। अरे बोले तो बहुत रिस्की ऑपरेशन है। मैंने कहा सर आपके पास क्या विंग कमांडर शर्मा साहब बैठे हैं? जी जी जी, वो हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडर थे और अक्सर हमारे पास आते रहते थे दरभंगा में। तो बोले हाँ बैठे हैं। तो उनको भी मैंने वही सुझाव दिया कि सर क्या संभव है? तो बोले यार अजय तुम तो बड़ी आउट ऑफ बुक दे रहे हो, पायलट मैं हूँ और आइडिया तुम दे रहे हो। सही है। मैंने कहा सर देखो मेरे दिमाग में बात आई है, और ये किसी ने डाली है, अगर आप कर सकते हो। नहीं किसी ने डाली, मतलब ईश्वर ने डाली है, क्योंकि उनको बचाना है। और मैंने कहा सर आपके पास एक फ्लाइंग अफसर त्यागी है जो विशिष्ट सेवा मेडल वाला है, 3 साल की नौकरी में उसने इतने बढ़िया काम किए हैं, लोगों को बचाया है बाढ़ों से, तो साल हमको नहीं बचा सकते? सही है। हमने कहा ट्राई मारो, अगर चल गया काम, हो गया काम तो हो गया काम, नहीं तो आप चले जाना। बोले तो रिस्की है, चलो बट नो प्रॉब्लम, आई विल टेक रिस्क। उन्होंने कमांडर वगैरह से बात किया होगा और बोला 2 घंटे बाद में आ रहा हूँ। तो सबसे पहले मैंने बोला कि मेरे ही जहाँ जिस बिल्डिंग में था वहीं बुलाते हैं। तो मैं रेड टी शर्ट पहने हुए था। तो बोले कैसे पहचानूंगा? मैंने कहा सर छत पे देखना, रेड टी शर्ट जो पहना मैं ही हूँगा, वहीं पे आना। और 20 आदमी को मैंने तैयार रखा। उसमें सबसे पहले हमारे कर्नल साहब जो आर्मी के थे, मेडिकल कोर के, सबसे पहले वो भागने के तैयार। डॉक्टर थे, मजे की बात, डॉक्टर थे, उनको नहीं जाना था, लेकिन वो कहे नहीं हम जाएंगे वाइफ के साथ। हमने कहा भाई जाओ, अब क्या मैं किसको रोकूं? सही है। और वो आर्मी के थे, सीनियर थे और बहुत घबराए हुए थे। मैंने कहा ठीक है निकलने दो। हम उनको तैयार किए और 16-17 लोगों और तैयार किए। तो अब छत से दीवार पे चढ़ना था। देखो छत से दीवार पे, दीवार 3 फीट ऊंची। अच्छा। उस दीवार के 2 फुट ऊंचाई पर पानी की टंकी थी और उससे 2 फुट ऊंचाई पर वो पैरापेट था। अच्छा। छत थी। अब सोचो कैसे ऑपरेशन होगा। मैंने 2 बंदों को तो खड़ा किया वहां पे छत पे, और छत पे हेलीकॉप्टर में चढ़ाने के लिए, और 2 बंदों को वहां पे जो क्या बोलते हैं पानी की टंकी थी उसके पास खड़ा किया कि जैसे कोई चढ़ता है ना तो थोड़ा सा हेल्प कर देगा। दीवारें होती है ना वो मोटी होती हैं, उसमें आराम से आदमी 2 पांव रख के खड़ा हो सकता है। तो वो काम दे गई। हमने एक बंदे को स्टूल रख के चढ़ाया, वो उस पे चढ़ा, छत पे, छत की दीवार पर टंकी पे चढ़ा और आगे चढ़ा गया। ऐसे करके मैंने 20 लोगों को हेलीकॉप्टर में 2 लोग पहले से खड़े थे। तो दरवाजा जैसे सीढ़ी नीचे उतरी और 2 सीढ़ी जैसे लोग चढ़ते थे उनको हाथ पकड़ खींच लेते। तो मेरे ख्याल से करीब 3 मिनट लगा होगा। 3 मिनट के अंतराल में 20 लोग 3-4 मिनट में चढ़ गए और हेलीकॉप्टर चला गया। इस तरह करके ईश्वर की कृपा से आई थिंक 260 लोग के आसपास वहां से निकल गए, रेस्क्यू करा दिया, रेस्क्यू कर गए। और मैं बड़ा खुश हुआ कि यार ये लोग निकल गए, अच्छा है। राशन पानी का इंतजाम बड़ा दिक्कत था। सही है। और पानी 11 फीट तक इतनी जल्दी थोड़ी निकलता। नहीं। वो चले गए तो कमांडर साहब ने मेरे से पूछा कि और क्या चाहिए? मैंने कहा और क्या चाहिए, अब सबको खाना चाहिए। तो बोले दिन में 1 बार खाना मिल सकता। अच्छा। तो हमने कहा ठीक है, 1 बार है। तो दिन में 1 बार हेलीकॉप्टर आता था और हर बिल्डिंग पे वो जितने लोग थे बताते थे कि इस पे इतने लोग हैं, पैकेट बना के लटका देते थे और नीचे लोग खड़े होकर ले लेते थे। तो पर इंडिविजुअल 1 लीटर बॉटल पानी और 4 से 5 पूड़ी और सब्जी होती थी पूरे दिन के लिए। तो हमने कहा ठीक, मरता क्या ना करता। सही है। गांव में तो लोगों को कुछ भी नहीं मिल रहा है, लोग चिल्ला रहे हैं, बगल के गांव से आवाज सुन रहा हूँ। तो ठीक है, यानी लकीली ठीक है, लकीली हम जहाँ थे वो जिसके घर में थे वो
क्या नाम के घर राशन पानी उनके यहाँ कोई दिक्कत नहीं थी, काफी था। तो उनकी वाइफ बार बार मुझे बोलती थी कि मैं कुछ और बना दूं आपके लिए। मैंने कहा ना, तुम सिर्फ अपने अपने बच्चों को बनाओ। सही है, क्योंकि राशन कम पड़ गया। हाँ। तो फिर तुम भी मेरे साथ भूखों मरोगी। और मेरे साथ तो 40-45 लोग हैं, हम सह लेंगे। हम नहीं चाहते हमारे बच्चे जो हैं वो किसी तरह परेशान हो। वो हो गया। और करीब हमारे कमांडर साहब सोनी साहब, विंग कमांडर सोनी साहब दिल्ली में थे। तो वो जब उन्होंने सुना तो वो काफी घबरा गए थे और उनको कुछ सांस की प्रॉब्लम भी थी। एनीवे कैसे भी रोते पीटते वो 8वें-10वें दिन वहां पहुंचे। उससे पहले अब मैं आखिरी पॉइंट बता के इस चीज को खत्म करूंगा। 7वां दिन था और मैं मतलब इवन उस बाढ़ के जमाने में भी मेरे पास एक कमरा था और मैं उसमें बैठ के ध्यान करता था। सुबेरे 5-5:30 बजे और शाम को 7:30 बजे, रात को 9 बजे। तो एक दिन सुबेरे 7वें दिन जब मैं ध्यान कर रहा था, बैठा था, तो वो जो आवाज हमको नागपुर में मिली थी, मुझे लगा कि वो सामने आके कोई बैठ गया। हो सकता है हमारे जो सिस्टम के पहले गुरु थे, मुझे लगा कोई कंबल पहन के ओढ़ के बैठा है, आके बैठ गया और भारी आवाज में बोलता है, मैंने तुमको जो है इसी काम के लिए रखा था, भेजा था और ये तुम्हारे लिए था। अब तुमको यहाँ से मुक्ति मिल गई, अब तुम यहाँ से जा सकते हो और यही काम तुम्हारे लिए था। ये ईश्वर की तरफ से डिसाइडेड था कि तुम्हें ही करना है। तो हमने प्रणाम किया और बात खत्म हो गई। दोबारा फिर उसका कहीं कुछ जिक्र नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो 2 साल बाद सडनली मेरे दिमाग में आया, अरे ये तो मुझे बोल के भेजा गया था कि मतलब आपके लिए काम चुना गया है, काम चुना गया, आपको रुकना है। अब मैं कभी मैं सोचता हूँ, हो सकता है मेरे कान बज रहे हों, लेकिन आवाज मेरे अंदर से आई। इसमें कोई दो राय थी नहीं कि जब वहां भी नागपुर में जब सुना था तभी काफी वही गहरी आवाज, गंभीर आवाज थी। वही दूसरी गंभीर आवाज मुझे वायुसेना दरभंगा के उस कमरे में सुनाई पड़ी। तो ईश्वर जो है वो आपसे काम कराना चाहता है, उसको सही लगता है और आप उस काबिल हैं तो आपको भेजता है। देखो, संसार का जो भी काम होता है और जहाँ भी ईश्वर को कुछ कराना होता है तो वो आदमी से ही तो कराएगा, आदमी से कराएगा। दूसरी बात, अगर कहीं संहार कराना है तो संहार के बीच में भी बचाने वाला भेजता है। सही है, ठीक है। और संहार भी वही कराता है, जब एयरफोर्स दरभंगा और पूरे दरभंगा और कई शहर पानी में डूब गए थे, हजारों लोग बह गए थे, हैं? और दरभंगा शहर के एसपी डीएसपी सब पटना भाग गए थे, They left the place। ठीक, कैसे भागे तो मुझे पता नहीं, लेकिन चले गए। तो हमारे वायुसेना के लोगों को बचाने के लिए ईश्वर ने अलग इंतजाम कर रखा था। सही है। अब उनकी मर्जी, उन्होंने क्या सोचा, क्या प्लान किया वो जाने, लेकिन निमित्त मैं बना और हमारे से लाखों लोग हमेशा निमित्त बनते हैं। हमने कोई नया काम नहीं, कुछ नहीं किया। हमें अच्छा ये लगा कि सही जगह पे मुझे प्लेस करने के बाद और जो उम्मीद थी मेरे से वो मैं कर पाया, उसको कर पाया। सबसे बड़ी बात ये थी। तो अच्छा हुआ, सब बढ़िया रहा। लेकिन मुझे इसमें एक नेगेटिव पॉइंट भी था कि ये सब होने के बावजूद भी अफवाहें ये उड़ी वायुसेना में कि मैंने बहुत कुछ जानबूझ के कराया। अच्छा, क्या कराया मुझे पता नहीं। और मेरे जो कमांडर थे राघवन साहब, उनको भी शायद यही फीडबैक दी गई थी कि इसने जानबूझ के कुछ कराया। अच्छा। अरे जानबूझ के मैं बाढ़ तो लाने वाला नहीं, बाढ़ तो नेचुरल थी। सम नेगेटिविटी वाज वेरी सीरियसली मतलब बीइंग सर्कुलेटेड। शायद ये रहा होगा कि मैं बहुत जूनियर अफसर था, फ्लाइट लेफ्टिनेंट था और मैं फ्लाइंग ब्रांच का बंदा था नहीं, ये भी हो सकता है। और कमांडर साहब को जिसको मिलना चाहिए था कुछ, वो थे नहीं। क्रेडिट लेने के लिए, ठीक है। वो होते तो क्रेडिट उनको ही मिलता। और मुझे उसमें कोई तकलीफ नहीं थी, क्योंकि मैं जिस काम के लिए गया तो मुझे करना था। और सही है, मुझे आज भी किसी चीज की कोई चाह नहीं होती। अगर मुझसे कुछ हो सकता है अच्छा, क्रेडिट कोई भी ले जाए, मैं करने की तैयार कोशिश करता हूँ। तो कमांडर साहब जब अक्टूबर में जब विजिट किए हैं दरभंगा में, तो उनकी और उनकी वाइफ ने मेरी बहुत तगड़ी ग्रिलिंग किया 2 घंटे। अच्छा। ऐसे सवाल पूछे कि मुझे लगा कि शायद मैं ही कटघरे में खड़ा हूँ। अच्छा, मतलब उनको फीडबैक गलत मिला, इतनी बुरी तरह कर दिया गया था।
तो मैं सोचा मैं कटघरे में खड़ा हुआ। हाँ। फिर मैंने ईश्वर से बोला कि इसीलिए मुझे भेजा था क्या? हाँ। तो मुझे आवाज आई नहीं ऐसा कुछ नहीं है, ये नेगेटिविटी ही निकल जाएगी, नथिंग टू वरी। सही है। और फिर लकीली कमांडर साहब ने मुझसे पूछा कि तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूँ क्या? तो मैंने बोला सर अब मेरे बच्चे दिल्ली में हैं। हाँ। मेरा एक ट्रांसफर पहले दिल्ली से कैंसिल होकर यहाँ हुआ था। हाँ। अगर दिल्ली हो जाए तो अच्छा है। तो ही वॉज गुड एनफ, अच्छे आदमी थे, भले इंसान थे। तो उन्होंने हेल्प करके मेरा ट्रांसफर दिल्ली करा दिया और मैं दिल्ली आ गया। ठीक है। और यहाँ तक की लाइफ एक बहुत अच्छा अनुभव था। और उस पीरियड में यह था कि चूंकि अक्टूबर में वायुसेना में बहुत सारे क्या बोलते हैं प्रमाण दिए जाते हैं, विशिष्ट सेवा मेडल जैसे चीजें, चीफ का कमेंडेशन दिया जाता है। तो मुझे बताया गया कि आपका नाम विशिष्ट सेवा मेडल के लिए भेजा जाएगा। जी। तो मैंने कहा सर मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, मेरा विशिष्ट सेवा मेडल था 293 लोगों की जान बचाना। वो लोग जिंदगी भर मुझे याद रखेंगे, वो मेरा उससे बढ़िया मेरे को कागजी कार्रवाई से मुझे कोई मतलब नहीं। सही है। तो मुझे बताया गया नहीं यार आपको मिलेगा, आप वो मत कीजिए। टाइम भी बहुत कम था एक्चुअली, 10 दिन टाइम था, जबकि यूजुअली इस चीजों को प्रोसेस करने में काफी समय लगता है, करीब 1-1.5 महीने लगता है। तो हमारे जो कमांडर साहब आए थे, कहना नहीं चाहिए लेकिन बताना जरूरी है, लाइफ में होता है, ऐसा भी होता है। उन्होंने मेरे से सब साइन करा लिया विशिष्ट सेवा मेडल का। हाँ। कागज सब साइन करा के और अपने ऑफिस के ड्रायर में डाल दिया और उसको कभी नहीं भेजा। अच्छा। उन्होंने बाद में मुझे बताया कि मुझे तो कुछ मिलना नहीं था। हाँ। तो तुम्हें क्यों मैं कुछ दिलाऊं? सही है। लेकिन कहते हैं ऊपर वाला इसमें भी कुछ सोचता है। हाँ। जब मेरा वो कमेंडेशन कार्ड नहीं गया यहाँ से या वो चिट्ठी नहीं गई, तो नागपुर में हमारे ब्रांच के जो हेड थे जी, उन्होंने वो मॉनिटर कर रहे थे, बोले कि ये तो गड़बड़ हो गया। हाँ, आया नहीं। तो उन्होंने चीफ से बोला कि सर ऐसा हो गया, अजय कुमार का तो कुछ आया नहीं। हाँ। अब कैसे करें? तो बोले अब तो टाइम ही नहीं रहे, 5 दिन बच गए। हाँ। प्रोसेस होने में लंबा टाइम लगता है। हाँ। तो बोले कि ठीक है, इनका आप वो एयर चीफ कमेंडेशन के लिए भेज दो। ठीक। वायुसेना प्रशंसा पत्र के लिए इनका नाम भेज दीजिए। तो इलाहाबाद में बैठ के उन्होंने मेरा वायुसेना प्रशंसा चीफ प्रशंसा पत्र के लिए इलाहाबाद में बना के दिल्ली भेजा। वो ऑलरेडी कंफर्म था। 8 अक्टूबर को वो रिलीज हो गया जी। और मुझे पता नहीं था ये सब क्या है। मैं तो उम्मीद कर रहा था विशिष्ट सेवा मेडल मिलेगा। लेकिन मुझे उसका कोई दुख नहीं है। दिल्ली से फोन आता है, एक उन दोनों ग्रुप कैप्टन जयवीर सिंह थे मेरे ब्रांच के। तो उन्होंने बोला कि अजय तुम्हारा एयर चीफ कमेंडेशन का नाम आया है, तो कांग्रेचुलेसन। मैं कहा कांग्रेचुलेसन, मैं तो मेरा ही है क्या? बोला हाँ, नंबर मेरा सर्विस नंबर बताया, ये दरभंगा में पोस्टेड। हमने कहा था, बोला यही है आप तुम्हारा। मैं चलो ठीक कोई बात। तो ये मतलब ठीक है, ये ऐसी कहानी तो लाइफ में मैंने बहुत लोगों की सुनी है। जी जी। मेरे साथ भी हुआ तो कोई नई बात नहीं है। और मैं उस अफसर को कुछ नहीं कहना चाहूँगा। यद्यपि मुझे मेरा मानना है कि एज आप सीनियर अफसर हैं और आपके अंडर में लोग अच्छा काम करते हैं, तो आपकी ड्यूटी बनती है उनको आप किसी तरह से उनका नाम आगे बढ़ाइए। सही है। उजागर एक अफसर था एक अफसर था जिसने मुझे पीछे एयरमैन से अफसर बना दिया और इस लायक बना दिया कि मैं जीवन में कुछ कर सका हूँ, बन सका हूँ। ठीक है। और दूसरा अफसर था जो कि जो जिसके लिए मैं हकदार था। हाँ, वो भी नहीं दिलाया, वो मेरे हक को खा गया बैठ के। सही है। लेकिन कोई वो नहीं। हम तो सिर्फ इसलिए ये सब बता रहे हैं क्योंकि ये होता है और जरूरी वो कमेंडेशन भी मिलता है तब भी मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सही है। और प्रशंसा पत्र भी मिला है तो उससे भी मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमने अपना कर्म किया, क्योंकि हमारा जो प्रशंसा पत्र कमेंडेशन 293 लोगों की दिलों में हाँ जान बचाना सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट था। तो यहाँ तक की कहानी तो अभी यहीं खत्म होती है जी। मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट एपिसोड में। और ये थी हमारी कहानी का पार्ट 1। और दोबारा फिर हम इसके आगे की जो कहानी है हम उसको लेके आएंगे, तो देखते रहिएगा हमारे साथ। नमस्कार। हम इसमें जोड़ना चाहते हैं जी, ये कहानी तो बचपन से मतलब पढ़ाई से शुरू होकर एयरफोर्स होते हुए एयरफोर्स में खत्म हो गई। जी जी। अब फैमिली अब नहीं, मैं बताना चाहूंगा कि जिस गांव में रहा हूँ वहाँ रजवाड़ा था। राजा थे और अपनी कहानी मान के चलिए कि 5 साल से लेके और 17 साल के बीच में इस गांव में रहा हूँ। राजा
के जमाने में क्या देखा हूँ, क्या हुआ है, मैं उसको भी साथ में बताना। हाँ, नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग बताना चाहता हूँ। अगर आप वो देखना चाहते हैं कि मतलब आजादी से पहले जो सामंतवाद था और राजा महाराजाओं का राज हुआ करता था, और वो लोग अंग्रेजों के साथ मिलके लगान और टैक्स वगैरह वो जो वसूल के उस समय जो राजसी शासन था उस व्यवस्था के बारे में, चूंकि आपने देखा है अपनी आंखों से, हाँ। तो हम उसके बारे में, और चूंकि गांव के ग्रामीण परिवेश के बारे में कि उस समय जो है कैसी आजादी से पहले क्या स्थिति थी, उसके बारे में भी हम इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। तो अगला आप जरूर देखिएगा।